हेलो स्टूडेंट्स, आज हम थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन फंजाई के बारे में जानेंगे। पिछली क्लास में हमने जनरल इंट्रोडक्शन दिया था आपको फंजाई का। फंजाई कैसे जीव होते हैं, कैसे ऑर्गेनिज्म है, ये क्या डेफिनेशन होगी, व्हाट इज़ माइकोलॉजी और माइकोलॉजिस्ट कौन होते हैं, इनके बारे में आपको बताया। आज हम जो कवक होते हैं वो थैलोफाइटा में आते हैं। तो इनका थैलस कैसा होता है, इनकी प्लांट बॉडी जो है वो कैसी होती है। तो एक्चुअली द बॉडी ऑफ द फंगस इज कॉल्ड थैलस। जो फंगस है उसकी बॉडी को ही हम थैलस कहते हैं, जो कि बहुत सिंपल होती है। ऑल्दो ये यूकैरियोटिक हैं और प्लांट या बॉटनी में आते हैं, ये प्लांट्स हैं, लेकिन इनकी बॉडी जो है दैट इज़ नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स, या रूट और शूट में विभेदित नहीं होती है। ये बहुत ही सिंपल प्रकार के प्लांट्स होते हैं। इनमें मेनली दो प्रकार के थैलस पाए जाते हैं। पहला होगा नॉन माइसीलियल थैलस, दूसरा होगा माइसीलियल थैलस। जैसा इसके नाम से माइसीलियल, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि माइसीलियल का मतलब क्या है। ये माइसीलियम से आया है। तो माइसीलियम क्या होता है, और माइसीलियम जो है वो एक बहुवचन है। तो माइसीलियम के लिए हम सबसे पहले हाइफा के बारे में जानेंगे कि हाइफा क्या होता है। जो हाइफा है, देखिए शब्द जो है वो है फिलामेंट ऑफ फंजाई। जो कवक होते हैं, ये देखिए, जो कवक होते हैं वो इस प्रकार के फिलामेंट्स के बने हुए होते हैं। तो इन फिलामेंट्स को, जो एक सिंगल फिलामेंट होता है, उसको हम कहते हैं हाइफा। जब बहुत सारे फिलामेंट्स होते हैं तो हम उन्हें बोलते हैं हाइफी, यानी बहुवचन में, प्लूरल में। और जब हाइफी, बहुत सारे हाइफी एक साथ एग्रीगेट हो जाएं, एक साथ एक जगह वो असेंबल हो जाते हैं, तो उसको मिला के फिर हम बोलते हैं उस गुच्छे को माइसीलियम। तो ऐसी फंजाई जिसमें कि माइसीलियम प्रेजेंट नहीं होता, उसे हम नॉन माइसीलियल में लेते हैं। ऐसी फंजाई जिसमें माइसीलियम प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं माइसीलियल थैलस। तो नॉन माइसीलियल जो थैलस होते हैं वो यूनिसेल्यूलर होंगे, एक कोशिकी। स्यूडोमाइसीलियम होगा उसमें, यानी झूठा माइसीलियम। ए और बी को आप देखिए, ये सीनोसिटिक हो सकते हैं। सीनोसिटिक, ये सी में देखिए आप, इसमें कहीं कोई बीच में मतलब ब्रांचिंग नहीं है, सॉरी ब्रांचिंग तो है लेकिन इसमें कहीं सेप्टा नहीं है। तो ये भी नॉन माइसीलियल में आएंगे। दे आर मोनोकैरियोटिक, दे मे बी मोनोकैरियोटिक, डाइकैरियोटिक और मल्टी न्यूक्लिएट। ये कंडीशंस जो हैं इसकी, ये देखिए आप इसको, इनको यहाँ ये कंडीशन भी बताई हुई है। तो जो नॉन माइसीलियल थैलस हैं, दे आर स्लाइम मोल्ड्स। द थैलस इन सम फंजाई इज नेकेड प्रोटोप्लास्ट। अगर उसमें कुछ भी चारों तरफ वॉल वगैरह नहीं है, नेकेड प्रोटोप्लास्ट है, तो उसे हम प्लाज्मोडियम के नाम से जानते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है मोल्ड्स। कुछ सिंपल फंजाई जैसे यीस्ट वगैरह होती है जो कि एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है। कुछ होती हैं जो कि जूस्पोरिक फंजाई होती हैं। कुछ मेस्टिगोमाइकोटिना में जो आती हैं जूस्पोरिक फंजाई, उनमें भी थैलस जो होता है वो ट्रू सेल वॉल के साथ यूनिसेल्यूलर टाइप का होता है। उनकी शेप जो होगी वो स्फेरिकल, ओवल, ट्यूबुलर, इरेगुलर कुछ भी हो सकती है। कुछ जो यूनिसेल्यूलर टाइप की फंजाई होती हैं उनमें छोटा सा बड बनता है, फिर उसके ऊपर दूसरी बड आउट ग्रोथ की तरह से। और ये बडिंग जो होती है वो बहुत फास्ट होती है, चेन में भी नज़र आ जाती है कई बार, जबकि वो एक सिंगल ऑर्गेनिज्म होता है। इसको हम स्यूडोमाइसीलियम कहते हैं, क्योंकि जब एक के बाद एक के बाद एक जुड़ जाती है तो हमें ऐसा लगता है जैसे माइसीलियम है, बट एक्चुअली वो माइसीलियम नहीं होता। तो इनको हम स्यूडोमाइसीलियम के कंडीशन में इनको रखते हैं। ज़्यादातर जो म्यूकरेज होते हैं वो अगर हाई शुगर कंसनट्रेशन में रख दिया जाए उन्हें, तो इस प्रकार के नज़र आने लग जाते हैं। इस प्रकार के थैलस को, जो ए और बी आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको हम बोलते हैं एक तरह से नॉन माइसीलियल टाइप ऑफ थैलस। जो ये तीसरा भी आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं, जो सीनोसिटिक। देखिए संकोशी की कई बार आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में। ये नॉन सेप्टेट हाइफी वाला थैलस है। ये, इसमें देखिए सेप्टम नहीं है लेकिन हाइफी मौजूद है यहाँ पर। इसमें
दूसरे जो आप डी को देख रहे हैं, ई को देख रहे हैं, इनमें सब में बीच में लाइन डली हुई है, यानी सेप्टेशन है, पट हैं इसमें, जबकि सिनोसिटिक में पट नहीं है। तो जो सिनोसिटिक या संकोशिकी, वो जो थैलस होता है, ये ऐसी फंजाई या ऐसा थैलस होता है जिसके अंतर्गत आप देखते हैं ये यूनिसेल्युलर है, ब्रांच्ड है, नॉन सेप्टेट है और मल्टी न्यूक्लिएट है। ये आप इसकी डेफिनेशन को याद रखिए। ये देखिए इसमें कैसा है, ये ट्यूब्यूलर है, ब्रांच्ड भी है, नॉन सेप्टेट है, इसमें सेप्टा कहीं भी नहीं है, मल्टी न्यूक्लिएट है। इस कंडीशन को हम सिनोसिटिक कंडीशन कहते हैं। तो एग्ज़ाम में अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसे बता सकें। अब हम बात करते हैं, ये जो सिनोसिटिक है ये फर्स्ट कंडीशन है माइसीलियल थैलस की नॉन सेप्टेट हाइफी में। तो जो ऊपर के दो हैं ये आएंगे नॉन माइसीलियल थैलस में, सी डी ई एफ आएंगे माइसीलियल थैलस में। देखिए ये हाइफा यानी फिलामेंट जैसे नज़र आ रहे हैं, लेकिन सिनोसिटिक में नॉन सेप्टेट है, इसलिए आप इसे सिनोसिटिक स्टेज कहते हैं। मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है। अब दूसरा जो है इसका, यानी माइसीलियल थैलस का पहला टाइप हो गया नॉन सेप्टेट हाइफी सिनोसिटिक, दूसरा सेप्टेट हाइफी। अब ये देखिए आप डी ई और एफ में सेप्टेशन है, बीच बीच में पट बने हुए हैं। अब इनमें प्राइमरी सेप्टा हो सकते हैं, एडवेंटिशियस सेप्टा हो सकते हैं। जो सेप्टेट हाइफी होती है वो एस्कोमाइसिटीज़ और बेसिडियोमाइसिटीज़ में पाई जाती है। इन ग्रुप्स में आप देखेंगे हमेशा सेप्टेट माइसीलियम मिलेगा। अब अगर ट्रू माइटोटिक कंडीशन या मियोटिक कंडीशन के दौरान उसमें सेपरेट हो जाते हैं वो, यानी सेप्टा आर फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ ट्रू माइटोटिक और मियोटिक डिविजन्स एंड सेपरेट द डॉटर न्यूक्लियाई, देन इट इज़ कॉल्ड दैट देयर सेक्शुअल स्टेज। मीन्स ऐसे सेप्टेशन होते हैं जो कि सेक्शुअल स्टेज के पास भी बनते हैं और साथ में वैसे भी बनते हैं। जब वो डॉटर सेल्स अलग अलग होती हैं तो उन्हें हम प्राइमरी सेप्टा कहते हैं। जो एडवेंटिशियस सेप्टा होते हैं वो लोअर फंजाई में बनते हैं, जैसे मेस्टिगोमाइकोटिना और जाइगोमाइकोटिना में, और वो बनते हैं सिर्फ न्यूक्लियर डिवीज़न के टाइम में। जिनमें हमेशा मौजूद रहते हैं वो होते हैं प्राइमरी सेप्टम, जिनमें जो लोअर फंजाई होती है उनमें जो बनते हैं डिवीज़न के टाइम वो एडवेंटिशियस सेप्टम कहलाते हैं। अब साथ ही साथ इसमें आप देखिए जो ये बीच बीच में सेप्टा आने से अब ये सेल्स बन गई। एक और फिनोमिना है डाइमॉर्फिज्म, यानी द्विरूपता कह लीजिए आप, या दो प्रकार का थैलस पाया जाना। कुछ फंजाई ऐसी होती हैं जो कि प्लांट्स को, एनिमल्स को और ह्यूमंस को इन्फेक्ट करने का काम करती हैं या इन्फेक्ट करती हैं। उनमें ज़्यादातर थैलस डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है। वो किस तरीके से कि कुछ जो फंजाई होती हैं, पैरासिटिक फंजाई, जो कि एनिमल्स पर इन्फेक्शन करती हैं, तो वो इन्फेक्शन के टाइम ईस्ट लाइक थैलस बनाती हैं। जैसा ईस्ट होती है वैसा एक सिंगल यूनिसेल्युलर थैलस बनाएंगी, लेकिन अगर उन्हें कल्चर मीडियम पर बनाया जाए तो वो बनाती है माइसीलियम। कुछ ऐसी होती हैं एस्टिलेजिनेल्स और टेफ्रिना वगैरह फंजाई जो कि प्लांट्स पर पाई जाती हैं, तब तो वो माइसीलियम बनाती हैं, और जैसे ही उनको कल्चर करेंगे आप आर्टिफिशियल मीडियम में, आर्टिफिशियल कंडीशंस में, तो वो बनाती हैं यूनिसेल्युलर थैलस ईस्ट जैसा। तो इस तरह की दो प्रकार का नेचर पाया जाना एक ही फंजाई का अलग अलग कंडीशंस में, यानी एक जब लिविंग होस्ट पर है तो अलग प्रकार का दिखा रहा है थैलस, और जैसे ही उसको आप कल्चर करते हैं, संवर्धन करते हैं, तो अलग प्रकार का दिखाता है, तो इसे हम डाइमॉर्फिज्म कहते हैं। अब हम इसमें बात करते हैं कि जब हमने बीच में एक सेप्टा बना दिया तो ये कोशिका की तरह से बन गया। अब एक कोशिका दूसरी कोशिका के साथ में संपर्क कैसे करती है? तो जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी इनकी की गई कोशिकाओं की, देखिए यहाँ सिनोसिटिक में पूरी एक कोशिका है, ये कहीं कोई बीच में पट नहीं है। डी ई और एफ में पट हैं, तो पट के बन जाने से जो कोशिका है वो अलग अलग कई कोशिकाओं में परिवर्तित हो गई, एक ही फिलामेंट। अब इनके बीच में आपस में किस प्रकार का इसमें पट पाया जा रहा है उसके बारे में अब हम जानते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो पहला सॉलिड सेप्टम जहाँ लिखा हुआ है कि दो कोशिका के बीच में अगर बिल्कुल सीधी लाइन है, सिंपलेस्ट प्रकार का सेप्टम कहलाता है, और ये बिल्कुल इंटैक्ट प्लेट है, इसमें कहीं कोई छेद वेद कुछ नहीं है, इसको हम बोलते हैं सॉलिड सेप्टम। दूसरा है परफोरेटेड सेप्टम, जिसमें कि आप देख रहे हैं छोटे छोटे छिद्र हैं, यानी
छेद छोटे छोटे से हो रहे हैं। तो सॉलिड सेप्टम पाया जाता है एल्ब्यूगो में, जो ये बहुत सारा प्लेट जैसा सेप्टम, बहुत सेवरल पोर्स हैं इसमें, ये जियोट्राइकम में पाया जाता है। जो तीसरा है देखिए बॉर्डर्ड पिट वाला, इसमें दोनों एंड्स जो हैं वो देखिए कैसे बॉर्डर्ड पिट्स हैं इसके चारों ओर, जैसे ट्रैकिड्स होती हैं प्लांट्स में, बोथ द एंड्स पर ये सेप्टम बने हुए हैं। ये पाइनस में जैसे पाए जाते हैं उस तरीके का है ये, जैसे म्यूकरेल्स होते हैं, म्यूकर वगैरह, उनमें इस प्रकार का सेप्टम पाया जाता है। जो अगला सेप्टम है चौथा, इसको हम एस्कोमाइसिटन टाइप सेप्टम भी कहते हैं, जिसमें कि सेंट्रल एक पोर है जो कि 0.05 से 0.5 माइक्रोन के आसपास का होता है। ये एस्कोमाइसिटीज़ की जो फंजाई हैं उनमें इस प्रकार का। तो एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है, सपोज़ करिए वो पूछ सकते हैं आपसे कि एल्ब्यूगो में किस प्रकार का सेप्टम, तो आप तुरंत कहेंगे सॉलिड सेप्टम। एस्कोमाइसिटीज़ फंजाई में जनरली किस प्रकार का सेप्टम, तो एस्कोमाइसिटन सेप्टम, जिसमें कि बीच में एक सेंट्रल पोर होता है। डॉलीपोर सेप्टम, ये बहुत ही स्पेशल प्रकार का एक सेप्टम होता है जो कि बेसिडियोमाइसिटीज़ में पाया जाता है। ये इसमें सेंट्रल पोर जो होता है, इट इज सराउंडेड बाय अ स्वॉलम सेप्टम विद बैरल शेप्ड थिकनिंग। देखिए दोनों तरफ बैरल शेप्ड थिकनिंग्स हैं, और दिस पोर इज फर्दर सराउंडेड बाय अ सेमी सर्कुलर कैप। देखिए आप सेमी सर्कुलर कैप है, अर्धचंद्राकार कैप है दोनों तरफ, जो कि ट्यूब्यूल्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो ट्यूब्यूल्स होते हैं उनकी बनी हुई होती है ये वाली कैप जो होती है, इसे हम कहते हैं पेरेंथोसोम, एंड इज परफोरेटेड एट प्लेसेस। ये प्लेट जो है देखिए बीच बीच में इसके गैप्स हैं, ये परफोरेटेड प्लेट होती है। सच टाइप ऑफ कॉम्प्लिकेटेड सेप्टम इज नोन एज डॉलीपोर सेप्टम। यानी इसमें लेयर देखिए आप, बीच में पोर है, फिर इसके चारों ओर ये देखिए, ये चारों ओर इसके बैरल शेप थिकनिंग है, और ये थिकनिंग भी किससे कवर्ड है, पेरेंथोसोम से, जो कि क्या है, रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ट्यूब्यूल से बनी हुई है, एंड इट इज़ हैविंग परफोरेशन इन बिटवीन देम, अमंग देम। देखिए कितने सारे बीच बीच में परफोरेशन है। इस प्रकार का एक तरह से ट्रिपल लेयर्ड ये जो सेप्टम होता है, ये बेसिडियोमाइसिटीज़ की फंजाई में पाया जाता है और डॉलीपोर सेप्टम कहलाता है, स्पेसिफिकली इन होमोबेसिडियोमाइसिटीज़। जैसे अगेरिकस मशरूम वाली जो फैमिली है उसमें। तो आपसे अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए डॉलीपोर सेप्टम कैसा होता है, क्या होता है, उसका डायग्राम बनाइए, तो आपको ये डायग्राम बनाना है, और इसके बारे में पेरेंथोसोम कहाँ पाया जाता है, तो डॉलीपोर सेप्टम में पाया जाता है। किसका बना हुआ होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो ट्यूब्यूल्स होते हैं उनका। सो दिस इज़ अबाउट द सेप्टम। अब सेप्टम के साथ साथ जो हम इनकी न्यूक्लिएट कंडीशन के बारे में भी हम आपको पहले बता देते हैं, या चलिए उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं, पहले आप ये जान लीजिए थैलस की बात जो हमने करी। अब थैलस जो होता है उसमें हमने कहा आपको कि नॉन माइसीलियल होता है, माइसीलियल होता है, इसमें सेप्टम कैसे पाए जाते हैं, डाइमॉर्फिज्म क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि क्या ये इसी प्रकार के थैलस मिलेंगे, माइसीलियल, नॉन माइसीलियल, या कुछ और भी मॉडिफाइड थैलस मिल सकते हैं, तो बिल्कुल मिलते हैं। कवक जो होते हैं उनमें मॉडिफाइड हाइफल स्ट्रक्चर्स भी पाए जाते हैं, और बहुत स्पेशल प्रकार के सोमैटिक स्ट्रक्चर्स होते हैं ये, कुछ एग्रीगेशंस होते हैं। तो पहले हम बात करते हैं इसके सोमैटिक स्ट्रक्चर्स की, जैसे राइजोइड्स। जो राइजोइड्स होते हैं रूट लाइक फाइन हाइफल ब्रांचेज होती हैं, जो कि टफ्ट्स में, थैलस में से टफ्ट में यानी गुच्छे के रूप में अराइज होती हैं। जो यूनिसेल्युलर काइट्रिड्स होते हैं उनमें ये, या फिलामेंटस टाइप की जो फंजाई होती हैं जैसे राइजोपस वगैरह है, उनमें ये पाए जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर, ये इनको हम ये कहलाते हैं राइजोइड्स, जो कि रूट जैसे होते हैं, फाइन स्ट्रक्चर। दूसरा है एप्रिसोरियम। ये एक प्रकार का अटैचमेंट ऑर्गन होता है जो कि इन्फेक्शन के टाइम पर फंजाई बनाती है, और फंजाई को ये मदद करता है चिपकने में। ये एक स्मॉल स्फेरिकल वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये देखिए ऊपर एक वेसिकल जैसा स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है। जनरली ये एरिसाइफी में और पक्सीनिया में पाया जाता है। जब कोई फंजाई इन्फेक्शन कॉज करने के लिए होस्ट पर जाती है तो वहाँ ये चिपकने में मदद करता है, इसे कहते हैं हम एप्रिसोरियम। फिर होते हैं ऑस्टोरियम, इनके बारे में तो आपने सभी ने जाना हो, सुना भी होगा। चूष्कांग,
ये भी स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं जो कि कुछ पैरासाइट्स में बनते हैं, और इंटरसेल्यूलर पैरासाइट्स जो होते हैं स्पेशली उनमें बनते हैं ये, यानी अंतरकोशिकीय जो होते हैं पैरासाइट्स। ये फंगल हाइफी की तरह से स्मॉल लेटरल आउटग्रोथ की तरह से निकलते हैं और होस्ट की सेल वॉल में पेनिट्रेट करके उससे न्यूट्रिएंट ले लेते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं। इनसे कुछ एंजाइम भी सिक्रीट होते हैं जो कि ब्रेक डाउन कर देते हैं प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट को होस्ट सेल्स में, जैसे स्क्लेरोस्पोरा, पक्सीनिया, रिसाइफी, उनमें हॉस्टोरियम पाए जाते हैं। फिर है हाइफल ट्रैप्स। हाइफल ट्रैप्स क्या होते हैं? हाइफल ट्रैप भी एक प्रकार से, जैसे कुछ फंजाई होती हैं जो कि वॉर्म्स को खाती हैं, कीड़ों को खाती हैं, तो वो वॉर्म्स को ग्रैब करने के लिए, उनसे फूड लेने के लिए एक प्रकार की प्रेडेशियस जो फंजाई होती हैं, शिकारी जो फंजाई होती है, शिकार जो करती हैं, तो उनके जो हाइफी होते हैं वो एक प्रकार के जाल से बना लेते हैं अपनी हाइफी से। जैसे जो डैक्टाइल एरिया होती है फंजाई, उसमें आप देखेंगे आर्थ्रोबोट्रिस भी होती है, उसमें भी आपको देखने को मिलेगा इस प्रकार के लूप लाइक स्ट्रक्चर्स जो कि कीड़ों को अपने अंदर दबा लेते हैं या उनमें जकड़ लेते हैं और उससे खाना प्राप्त करते हैं। कुछ एग्रीगेशन ऑफ फंजाई भी होता है। ये देखिए तीनों का दे रखा है, डैक्टाइलेरिया जो है कैंडिडा का भी दे रखा है, साथ में एलिसोप्सोरा के भी दे रखा है इसमें, और साथ में आपको आर्थ्रोबोट्राइस का भी अलग अलग ट्रैप्स नज़र आ रहे हैं। एग्रीगेशन ऑफ हाइफी जो है यानी स्क्लेरोशियम, जब बहुत सारी हाइफी एक साथ जुड़ जाएं, एक जगह इकट्ठी हो जाएं, तो किस किस शेप और साइज़ में आ सकती हैं। तो ये एक प्रकार का उनका जुड़ना है, एग्रीगेशन है एक जगह आकर के। तो वो मॉडिफिकेशन भी आपको हम बता देते हैं। जो पहले पढ़े हमने वो सोमैटिक स्ट्रक्चर्स में था। ये एग्रीगेशन देखिए इनमें, जो इनकी जनरली रेस्टिंग स्टेज होती है कई पैथोजेनिक फंजाई की, उसमें आपको देखने को ये मिलेगा, जिनका फंक्शन एक तरह से अपने आप को बचाए रखना होता है एडवर्स कंडीशंस में। अलग अलग साइज शेप की ये हो सकती हैं, किसी में गोल, किसी में स्फेरिकल, लार्ज, लंबी। तो ये फंगल हाइफी दे गेट सो क्लोजली एग्रीगेटेड दैट दे अपीयर लाइक टिश्यूज़। ये देखिए आप इन सबको देख के ऐसा लगेगा जैसे ये टिश्यू की तरह से। कुछ जो सच फंगल टिश्यू इज कॉल्ड प्लैक्टेनकाइमा, इनको हम प्लैक्टेनकाइमा के नाम से भी जानते हैं। और इसको आप किस तरह से डिफाइन करेंगे, जैसे आप प्रोसेनकाइमा, जो प्रोसेनकाइमा जो होते हैं वो टिश्यूज़ जो होते हैं, देखिए इसमें सी में देखिए आप, ये दिस इज प्रोसेनकाइमा द फंगल हाइफी, जो कि मोर और लेस पैरेलली अरेंज्ड है and interwoven loosely. Their long cells can be easily detected। देखिए आप, इसको बोलते हैं हम प्रोसेनकाइमा। स्यूडो पैरेनकाइमा यानी झूठा पैरेनकाइमा जैसा लगे जो, इसमें जो सेल्स होती हैं दे अपीयर स्फेरिकल और ओवल इन सेक्शन एंड लाई वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड इट अपीयर सिमिलर टू पैरेनकाइमा ऑफ हायर प्लांट्स। इंडिविजुअल हाइफा आर इम्पॉसिबल टू डिटेक्ट। एग्जाम्पल इज स्क्लेरोशियम। ये देखिए यहाँ पर जो बी है स्ट्रक्चर, ये इसका काटा हुआ है स्ट्रक्चर। इन स्क्लेरोशियम द पेरिफेरल हाइफी आर वेरी थिक वॉल्ड एंड डार्कली कलर्ड, फॉर्मिंग द हार्ड covering that is called rind in sclerosium. It is several layered. The inner part is made relatively of thin walled cells and the hyphae store food material. It's a resting structure which germinates under favorable condition forming new thallus। यानी कि यहाँ पर देखिए इसको बी को, और ये जो ए बनाया हुआ है ये दोनों इसी के हैं। ए जो है ये स्क्लेरोशियम है और इसका काट है ये बी, यानी इसका सेक्शन काटा हुआ है। इसमें बहुत सारे जो है हाइफी एक दूसरे के साथ में बहुत क्लोजली जुड़ जाती हैं। अंदर की तरफ थोड़ी लूज़ होती हैं, बाहर की तरफ बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होती हैं, डार्क कलर की हो जाती हैं। सो व्हाट इज़ स्क्लेरोशियम? स्क्लेरोशियम जो होता है वो एक प्रकार से डार्क कलर का हाइफा का एग्रीगेशन है, जो कि क्लेविसेप्स नाम की फंजाई में पाया जाता है। जब आपको क्लेविसेप पढ़ाएंगे तो आप देखेंगे उसमें स्क्लेरोशियम आता है। तो इसमें आप देखेंगे पाया जाता है सिंपल स्यूडो पैरेनकाइमा टाइप ग्रोथ या अरेंजमेंट सेल्स का एसोसिएशन, एग्रीगेशन। राइजोमॉर्फ जो होते हैं वो रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। फंगल जो हाइफी होते हैं वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और एक तरह से रूट के जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जैसे आप ई में देख रहे हैं। और भी बहुत सारे आपको स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। ये राइजोमॉर्फ का देखिए काट के बताया हुआ है कि अंदर से किस प्रकार का है, जो एफ है इसका, एल एस है राइजोमॉर्फ का, जो रूट जैसी है मॉर्फोलॉजी जिसकी।
सो दिस इज़ अबाउट द मॉडिफिकेशन ऑफ थैलस, किस किस प्रकार के थैलस पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं फंगल सेल स्ट्रक्चर की, कि एक पर्टिकुलर जो कोशिका होती है फंजाई की, वो किस प्रकार की दिखाई देती है। वो इस प्रकार की सेल आपको दिखाई देगी। यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन होता है एक कोशिका का। डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स लाइक न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, ट्यूबुलर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, ऑल आर प्रेजेंट. राइबोसोम्स आर प्रेजेंट. In contrast to other eukaryotic cells, the ribosome lie freely in the cytoplasm and do not attach to ER. जैसे औरों में आप देखते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में, उनमें आप देखेंगे कि ER से अटैच्ड होते हैं राइबोसोम, जबकि यहाँ राइबोसोम फंगल सेल में फ्रीली मूव करते हैं। और फंगल सेल्स जो होते हैं उनमें कुछ अलग स्ट्रक्चर्स भी मौजूद होते हैं, जैसे लोमासोम्स. बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन एंड इज मेड ऑफ पार्टिकल्स एंड वेसिकल्स. फंक्शन अभी तक इनका पता नहीं है, लेकिन लोमासोम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं. जो साइटोप्लाज्म होता है इसका कोशिका का, वो वैक्यूलेटेड होता है, वैक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं. सेल मेम्ब्रेन इसके चारों तरफ होती है. प्लास्टिड्स इसमें प्रेजेंट ही नहीं होते, आपको बता चुके हैं. एक क्लोरोफिलस होती है कोशिका कवक की, तो इसमें जब क्लोरोफिल नहीं होता तो इसका मतलब इसमें प्लास्टिड्स या लवक भी नहीं होते. जो इसकी सेल वॉल होती है उसमें वेल डिफाइंड सेल वॉल होती है. स्लाइम मोल्ड्स में तो नहीं पाई जाती, क्योंकि उसमें नेकेड प्रोटोप्लास्ट होता है. इसमें 80 से 90% आप देखेंगे पॉलीसेकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं, बाकी फैट्स और प्रोटीन्स होते हैं. जो स्केलेटल मटेरियल होता है सेल वॉल का, वो काइटिन का, सेल्यूलोज का, कुछ समय आप उसमें ग्लूकन्स भी देखेंगे. जो काइटिन है वो एक पॉलीमर होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन का, एंड सेल्यूलोज ऑफ डी ग्लूकोज, ये एक प्रकार से पॉलीमर होता है इसका, जिसे आप काइटिन के नाम से जानती हैं. जो मेजॉरिटी जो फंजाई होती हैं उनकी जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है, पर किसी किसी में आप देखेंगे जैसे कि ओमाइसिटीज़ के जो मेंबर्स होंगे उनमें सेल्यूलोज और ग्लूकोन्स की बनी होती है, ग्लूकन्स की. किसी किसी में सेल्यूलोज एंड काइटिन दोनों प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे कि राइजीडियोमाइसिस में, सेरेटोसिस्टिस में. And the presence of an amino acid like hydroxyproline is a characteristic feature of oomycetin cell wall having cellulose. जो ओमाइसिटीज़ के मेंबर्स होते हैं उनकी सेल वॉल में सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है, और एक विशेष प्रकार का उसमें अमीनो एसिड होता है जिसे कि आप हाइड्रोक्सीप्रोलिन के नाम से जानते हैं, जो कि उसकी पहचान है. स्टडीज़ ने इनके क्लासिफिकेशन को इनकी वॉल कॉम्पोजिशन के आधार पर भी इनको क्लासीफाई करा है, तो वो हम क्लासिफिकेशन बाद में बात करते हैं. अभी आप न्यूक्लियस के या केंद्रक के बारे में आपको बता देते हैं कि इसका जो केंद्रक होता है वो केंद्रक यूकैरियोटिक प्रकार का होता है. इसमें एक केंद्रक मौजूद हो सकता है, एक कोशिका में एक से अधिक मौजूद हो सकते हैं. उसके आधार पर भी इनको न्यूक्लियर बिहेवियर का भी हम देख सकते हैं किसी कोशिका में. सो न्यूक्लियर बिहेवियर इन फंगल सेल्स को आप कैसे डिफाइन करेंगे, ये देखिए यहाँ पर. अगर इस चित्र को हम देखें तो अगर किसी एक कोशिका में, ये देखिए यहाँ पर डी जो है मोनोकैरियोटिक नाम दिया है हमने इसे. सेप्टम इसमें मौजूद है फिलामेंट में, तो सेप्टम के साथ में एक कोशिका में एक केंद्रक अगर मौजूद होता है तो इसे हम सिंगल हैप्लॉइड न्यूक्लियस अगर मौजूद है तो उसे हम कहते हैं हैप्लॉइड स्टेज या मोनोकैरियोटिक कोशिका, मोनोकैरियोटिक सेल. अगर एक से दो केंद्रक मौजूद होते हैं तो उसे हम बोलते हैं, जैसे कि आप इसमें देखिए एफ में, अगर एक से दो मौजूद हैं तो उसको कहते हैं डाइकैरियोटिक, और दो से अधिक होते हैं तो उसे बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन. ये देखिए आप यहाँ पर जो डी है वो मोनोकैरियोटिक यानी एक केंद्रक, कैरियोट का मतलब केंद्रक, जिसमें दो केंद्रक मौजूद हैं कोशिका में, डाइकैरियोटिक. ई में, एफ में बहुत सारे हैं तो इसे मल्टी न्यूक्लिएट कहेंगे. अब इसके साथ भी कंडीशन है कि एक ही प्रकार का एक ही, अब जैसे इस ई की बात देखिए आप, डाइकैरियोटिक जो कह रहे हैं हम, इसमें अगर दोनों केंद्रक एक ही प्रकार के हैं तो कहलाएगी कोशिका होमोकैरियोटिक. अगर एक से अधिक प्रकार के केंद्रक मौजूद हैं तो कहलाएगी हेट्रोकैरियोटिक. अगर बहुत फ्यूज़ हो गया है तो वो कहलाएगी, अगर दोनों केंद्रक एक साथ फ्यूज़ हो गए तो सिनकैरियोटिक. कुछ में आप देखेंगे क्लैंप कनेक्शंस भी पाए जाते हैं, जो कि बेसिडियोमाइसिटीज़ को जब आपको पढ़ाएंगे तब हम उसकी बात करेंगे. सो दिस इज़ अबाउट द सेल ऑफ अ फंगस. अगले उसमें हम बात करेंगे सेल डिवीज़न की, न्यूट्रिशन की.